हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अशोक और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है बायो मंथन। बायो मंथन हमारे चैनल का नाम है। यह चैनल आपको बायोलॉजी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को आपके सामने पेश करता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। तो बेटा मैं लेके आया हूँ क्लास 12 के पहले चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का 1 शॉर्ट वीडियो 1 शॉर्ट वीडियो। बेटा 1 शॉर्ट वीडियो से मतलब ये है कि आपको इस जो यह चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर का पूरा मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास में मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में। चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए शुरू करते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब इसको देखेंगे हम लोग। बेटा यह कह रहा है किसमें? पुष्पी पादप में। बेटा चैप्टर से ही आपको समझ में आना चाहिए कि यह किसमें बात कर रहा है लैंगिक जनन की? पुष्पी पादपों में। ऐसे पादप जिनमें पुष्प खिलते हैं। ऐसे पादप जिनमें पुष्प खिलते हैं तो भाई उन्हें क्या कहेंगे? पुष्पी पादप। और ऐसे पादपों में जो लैंगिक जनन होता है, हमें उसी बारे में पढ़ना है। कैसे क्या होता है, कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, वो इनमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुष्प क्या है। पुष्प क्या है? पुष्प क्या है? बेटा हम लोग देखेंगे कि पुष्प क्या है। पुष्प जो होता है बेटा, यह एक रूपांतरित प्ररोह है। यह एक रूपांतरित प्ररोह है। क्या है भैया? यह एक रूपांतरित प्ररोह है जो कि पादपों में लैंगिक अंग का कार्य करता है। जो पुष्प है, पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो कि पादपों में लैंगिक अंग का कार्य करता है। बेटा ये लैंगिक अंग क्या है? आपको पहले मैं बताता हूं कि मानव में लैंगिक अंग क्या होते हैं। आपको पता होगा कि हर एक मानव, हर एक इंसान वो बच्चों को जन्म देता है। भाई बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया में यह पहले नर और मादा के बीच में सेक्स आदि प्रक्रियाएं होती हैं और जिन अंगों के द्वारा सेक्स आदि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लैंगिक अंग। उन्हें क्या कहते हैं? लैंगिक अंग। वैसे बेटा जिस प्रकार से मानव में लैंगिक अंग पाए जाते हैं, उसी प्रकार से पादपों में भी लैंगिक अंग पाए जाते हैं। उसी प्रकार पादपों में भी लैंगिक अंग पाए जाते हैं। अच्छा हाँ सर, पादपों में अगर लैंगिक अंग पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? बेटा वो पाए जाते हैं कहाँ? पुष्प में। पुष्प में ही पादपों के लैंगिक अंग
पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हम लोग पुष्प का अध्ययन करते हैं, जो हम लोग पुष्प का अध्ययन करते हैं, पुष्प का अध्ययन किया जाता है, पुष्पों का अध्ययन पुष्पों का अध्ययन बेटा एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है क्या? एंथोलॉजी। ये आपने पूछेगा तो बहुत ज्यादा 1 मार्क्स का पूछेगा, 1 मार्क्स, 1 मार्क। तो ठीक है, तो बेटा अगर हम लोग पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पुष्प के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। पुष्प क्या है? पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आप इसका स्क्रीन ले लीजिए। पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। तो बेटा यहाँ पे मैं, यहाँ पर अपनी हेडिंग है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना। तो बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे पुष्प की संरचना। ये है यह बेटा स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। आप किसी भी अवस्था में पुष्प की संरचना को पढ़कर ही जाएगी। चलिए ठीक है, देखते हैं इस पुष्प के बारे में, पुष्प क्या है और इसकी विभिन्न संरचनाओं के बारे में देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करें कि यहाँ पे लिखेंगे कि पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं। पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं? तो बेटा पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं। पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं। पुष्प में 4 भाग पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, पहला होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज बेटा इसे कहते हैं कैलिक्स। दूसरा होता है बेटा दल पुंज, जिसे कहा जाता है कोरोला। तीसरा होता है बेटा पुमंग, जिसे कहा जाता है एंड्रोसियम। चौथा होता है बेटा जायांग, जिसे कहा जाता है गाइनोसियम। ठीक है, तो बेटा जो पुष्प है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। पुष्प के कौन कौन से भाग 4 होते हैं? बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। अच्छा, अब स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कौन क्या है। इधर देखते हैं बेटा। हाँ, ये बेटा एक डंठल लगा होता है। जो पुष्प होता है ना,
पुष्प से एक डंठल लगा होता है, इसे कहते हैं पुष्प वृंत। इसे कहते हैं पुष्प वृंत। और जहां पर यह पुष्प विराजमान होता है, इसे कहा जाता है बेटा पुष्पासन। क्या कहा जाता है उसे? पुष्पासन। ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, इसे कहते हैं बाह्य दलपुंज। इसे क्या कहा जाता है? बाह्य दलपुंज। और ये क्या है बेटा? ये है दलपुंज। इसे क्या कहते हैं? दलपुंज। ये है बेटा, ये कहते, इसको कहते हैं पुमंग। और ये क्या है? जायांग। इसे क्या कहते हैं? जायांग। बेटा यहाँ पर जो पुष्प के 4 भाग हैं ना, इसमें बेटा जो पुमंग होता है, जो पुमंग होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है। नर। पुमंग क्या होता है? नर। जिस प्रकार से मानव में मैं क्या हूं? नर। जो लड़कियां होती हैं वो क्या होती हैं? मादा। उसी प्रकार से इस पुष्प में यह वाला भाग है पुमंग, ये क्या होता है बेटा? नर होता है। क्या होता है? नर। हाँ ठीक है। हाँ, आपको पता होना चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए। जो जायांग होगा वह जो जायांग होगा कौन सा भाग होगा? ये मादा। जायांग कौन सा भाग होगा? मादा। तो पुष्प में नर भाग क्या होता है? पुमंग। और मादा भाग क्या होता है? बोलिए, जायांग। मतलब जो पुष्प है यह नर है, यह जो पुष्प का पुमंग है यह क्या है? नर है। और जो जायांग है वो क्या है? मादा। सर, ये नर मादा हो गए, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या करते हैं भाई? ठीक है बेटा, अगर ये नर है ये मादा है, तो ये हो जाते हैं क्या? पुष्प के आवश्यक चक्र। क्या हो जाते हैं? आवश्यक चक्र। आवश्यक चक्र। और ये क्या होते हैं बेटा? सहायक चक्र। सहायक, अच्छा, सहायक चक्र। अच्छा बेटा, आवश्यक चक्र और सहायक चक्र से क्या तात्पर्य है? तो आइए देखते हैं। बेटा, आवश्यक चक्र से मतलब, अच्छा आप ही बताओ, अगर नर और मादा नहीं है तो जनन कौन करेगा? ये दोनों थोड़ी कर पाएंगे यार। भाई, जिसके पास लैंगिक अंग है वही तो कर पाएगा। ठीक है। इस पुष्प में लैंगिक अंग जो है कौन कौन है? एक पुमंग है और एक क्या है? जायांग। जो पुमंग है और जो जायांग है, यही लैंगिक अंग है। पुमंग क्या है? नर लैंगिक अंग। और जायांग क्या है? मादा लैंगिक अंग। अच्छा आप ये सोचिए, अगर किसी पुष्प में ये दोनों रहे ही ना, तो यह पुष्प जनन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट में दलपुंज और बाह्य दलपुंज को हटा देंगे, तो हो सकता है निषेचन की घटना हो जाए, हो सकता है कि बीज का निर्माण हो जाए। लेकिन इनकी अनुपस्थिति में जो है निषेचन नहीं होगा और बीज का निर्माण नहीं होगा। तो भाई इनके बिना काम नहीं चलेगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आवश्यक चक्र। और ये क्या है बेटा? यह है सहायक चक्र। सहायक चक्र से मतलब ये है कि ये पुष्प को सुरक्षा, ठीक है, ये पुष्प की सहायता करते हैं। जनन करने में पुष्प की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और सहायता कैसे करते हैं? आइए देखते हैं। ठीक है। ठीक है बेटा, यह जो बाह्य दलपुंज है ना, जो बाह्य दलपुंज है ना, यह बाह्य दलपुंज प्रायः हरे रंग का होता है। कैसे होता है? हरे रंग का। हाँ हाँ, आप लोग देखे हैं कि जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है, जब पुष्प खिला नहीं रहता है, तो उसके ऊपर एक हरे रंग की कवरिंग होती है। बेटा वही कवरिंग क्या होती है? बाह्य दलपुंज। क्या होती है बेटा? बाह्य दलपुंज। ठीक है। कैसे रंग का होता है यह? हरे रंग का। काम क्या करता है बेटा? इसका काम क्या है? इसका काम है पुष्प को कलिका अवस्था में, कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना।
पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना। आप लोग जानते हो, जब ठीक है, जब कोई छोटी कली होती, जैसे गुलाब के फूल की कली की बात करें या फिर गुड़हल के फूल की कली की बात करें, तो उसके ऊपर एक हरे रंग का कवर होता है और बेटा वही क्या होता है, बाह्य दलपुंज। ठीक है, अगर भाई उसको चारों तरफ से कवर किए रहेगा तो ठीक उसकी सुरक्षा होती रहेगी, ताकि जो दलपुंज है वह अच्छे से विकसित हो सके। ठीक है, तो बेटा ठीक है, जो बाह्य दलपुंज होता है किस रंग का होता है, हरे रंग का। पुष्प की कलिका अवस्था में क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी इसकी इकाई को सेपल, इसकी इकाई को क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेपल, सेपल कहते हैं इसकी एक इकाई को। ठीक है भाई, जो कलिका अवस्था में है, जो बाह्य दलपुंज है, जो हरे रंग का, जो कली को ढके हुए है, इसका एक पार्ट आप इससे निकालोगे ना, वो क्या कहलाएगा, सेपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, सेपल कहलाएगा। जैसा कि मैं पहले से आपको बता चुका हूं कि यह कैसा है, सहायक चक्र है, मतलब पुष्प की सहायता करेगा। तो कैसे सहायता कर रहा है, पुष्प को सुरक्षा कर रहा है। ये क्या होता है, पुष्प का रंगीला भाग। ये बता बेटा, पुष्प का रंगीला भाग। अच्छा, ये कैसे सहायता प्रदान करता है, आपको पता होना चाहिए। ये कीटों को आकर्षण के लिए है। ये भाई जब रंग बिरंगी चीजें होती हैं, चमकीली चीजें होती हैं, तो कीट पतंगे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। बेटा इन कीट पतंगों को आकर्षित करके क्या करेंगे, मैं इसी क्लास में आगे आपको बताऊंगा। हाँ, इनका कार्य है कीट पतंगों को आकर्षित करना, आकर्षित करना। इनका काम क्या है, कीट पतंगों को आकर्षित करना। ठीक है, ठीक। हाँ, अब बेटा हम लोग बात करते हैं पुमंग के बारे में और जायांग के बारे में। पुमंग क्या है और जायांग क्या है, पुमंग क्या है और जायांग क्या है। ठीक है, हाँ, तो बेटा यह जो पुमंग होता है, यह पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प का क्या होता है, नर भाग। तो मैं बेटा इसको हल्का सा इरेज कर रहा हूं। हाँ, जो पुमंग होता है, पुमंग यह पुष्प का नर भाग, यह कौन सा भाग है, ये नर भाग। नर भाग मतलब नर लैंगिक अंग। क्या है, नर लैंगिक अंग। ध्यान दीजिए, क्या है ये, लैंगिक अंग। एक बात बताएं आपको, पुष्प के ये लैंगिक अंग हैं, पुमंग और जायांग। क्या है ये इसके लैंगिक अंग हैं। कुछ लड़कियां बड़ी खतरनाक होती हैं, पुष्प को तोड़ लिया और उसके लैंगिक अंग को तोड़ तोड़ ऐसे फेंकती हैं यार। तो किसी पादप के सामने उसका लैंगिक अंग उखाड़ के फेंकोगे यार, कुछ भी। चलो इधर देखो, हाँ छोड़िए, जाने दीजिए भाई। तो जो पुमंग है, पुमंग क्या है, नर भाग है। क्या है, नर भाग। ठीक है, हाँ बेटा इसके एकल इकाई को, इसकी इकाई होती है, इकाई होती है इसका पुंकेसर। इसकी इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर। इसकी एक इकाई क्या कहा जाता है, पुंकेसर। ठीक है,
हम लोग एक पुंकेसर का सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं। ये है पुंकेसर का सिंपल सा डायग्राम। ये क्या है? पराग कोश। क्या है बेटा? ये पराग कोश। ये क्या है? जो भैया जो डंठल संरचना है, जो डंठल से लगा होता है पराग कोश ना, ये वाली जो डंठल है इसे कहते हैं पुतंतु। क्या कहते हैं इसे? पुतंतु। ठीक है। जो पराग कोश का समीपस्थ सिरा होता है ना, ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, ये वाला, ये बाह्य दल, नहीं, दल या पुष्पासन, दल या पुष्पासन से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। और यह जो परागकोश है, यह सिरा कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। कैसा सिरा होता है यह? स्वतंत्र। यह सिरा स्वतंत्र होता है और यह सिरा किससे जुड़ा होता है? दल या पुष्पासन से। दल या पुष्पासन से, इस दल से जुड़ा होगा, नहीं तो इस पुष्पासन से जुड़ा होगा। ठीक है। इसकी एकल इकाई क्या कहा जाता है बेटा? पुंकेसर। यह पुष्प का कौन सा भाग है? यह सहाय आवश्यक चक्र में आता है और इसकी इकाई को क्या कहा जाता है? पुंकेसर। ठीक है। हाँ। अब देखते हैं हम लोग कि यह जो स्त्री केसर है, इसका भाई कैसे, कौन सा भाग है? ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं स्त्री केसर। देखिए बेटा, यह स्त्री केसर है और इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है क्या? सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं क्या? वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र। इस भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। और इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। इसको क्या कहा जाता है? अंडाशय। और ये भाई पुष्पासन है, जो ठीक इस तरीके सर का पार्ट नहीं है। बेटा जो अंडाशय होता है ना, इसमें बीजांड का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? बीजांड का निर्माण होता है। इस बीजांड में ही भाई निषेचन की प्रक्रिया आदि होती है अन्य कोशिका से। उसके बाद इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट बीज का निर्माण होता है। ठीक है। हाँ बेटा, यह जो जायांग है ना, क्या है ये? जायांग। यह जायांग क्या होता है? मादा भाग होता है। पुष्प का कौन सा भाग होता है? यह मादा भाग होता है। ठीक है। कौन सा भाग होता है ये? मादा भाग होता है। इसकी इकाई को क्या कहते हैं? इसकी इकाई को बेटा कहा जाता है स्त्री केसर। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर। ठीक है। आप इसका बेटा एक बार स्क्रीन ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो। ठीक। तो ये टॉपिक बेटा यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है इनमें भाई युग्मकों का निर्माण, युग्मक जनन। मैं बेटा इसको इरेज कर रहा हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? युग्मक जनन। अच्छा सर, युग्मक क्या? युग्मक समझ नहीं पा रहे हैं? अच्छा बेटा, आपको बता दें, भाई जो नर होते हैं और जो मादा होती हैं, इनके बीच में जब भाई आपसी संबंध बनता है, सब सीधी सी बात है, संभोग करते हैं, सेक्स आदि करते हैं, जो भी है, तो भाई नर के शरीर में से, मतलब इसके वृषण से, मानव की बात करें तो इसके वृषण से कुछ स्पर्म रिलीज होता है। वो कहाँ जाता है? फीमेल के वेजाइना में। और यह जो स्पर्म होता है, यही क्या होता है? युग्मक। क्या होता है? युग्मक। इसी प्रकार बेटा जो पुष्प का नर भाग है, जो पुष्प का नर भाग है, क्या है वो? पुमंग। इसकी क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है और जो मादा होती है उसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। हाँ। यहाँ पे देखते हैं बेटा, कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है
ठीक है, लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे। पुमंग में नर युग्मक, पुमंग में नर युग्मक परागकण, पुमंग में नर युग्मक परागकण तथा जायांग में मादा युग्मक अंड कोशिका, ब्रैकेट लिखेंगे, बीजांड निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? युग्मक जनन। ठीक है। नर में भाई जो पुमंग है बेटा, ये पुमंग नहीं, पुमंग है यार। हाँ, पुमंग में नर युग्मक परागकण तथा जायांग में मादा युग्मक अंड कोशिका बेटा, बीजांड में होती है अंड कोशिका। बीजांड निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? युग्मक जनन। क्या कहा जाता है बेटा? युग्मक जनन। ठीक है। हाँ, इसके निर्माण पर क्या कहा जाता है? युग्मक जनन। बेटा यह जो युग्मक जनन होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला है लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। दूसरा होता है गुरु बीजाणु जनन। पहला क्या होता है? लघु बीजाणु जनन, और दूसरा क्या होता है? गुरु बीजाणु जनन। बेटा इसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है बेटा, जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है ना, यह प्रक्रिया होती है किसमें? नर में। और किसमें होती है ये? मादा में। ये होता है नर में, और किसमें होता है वो? मादा में। लघु बीजाणु जनन से किसका निर्माण होता है? परागकण का। किसका निर्माण होता है? परागकण का। और गुरु बीजाणु जनन से किसका निर्माण होता है? अंड कोशिका। ब्रैकेट में आप बीजांड भी लिख सकते हैं। बीजांड का निर्माण होता है अंड कोशिका, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? बीजांड का निर्माण होता है। तो बेटा ठीक है, हमें लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन पढ़ना है। इसके पहले हम लोग कुछ पुंकेसर के बारे में जान लेते हैं। देखेंगे बेटा, ये है आपका पुंकेसर। क्या है ये आपका? पुंकेसर। बेटा यह जो पुंकेसर है ना, आप लोग जान ही रहे हो क्या है? पराग कोश। क्या है ये? पराग कोश। बेटा जो पराग कोश होता है ना, यह पराग कोश द्विपालित द्विपालित तथा चतुष्कोष्ठकीय संरचना होती है। संरचना है, द्विपाली तथा चतुष्कोष्ठकीय संरचना है। बेटा दो पालियां आपको क्लियर दिख रही होंगी, एक पाली इधर है और एक पाली इधर है। अच्छा, अब मैं इसका थोड़ा सा 3D डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ये देखिए, बेटा ये है इसका 3D डायग्राम। हाँ, देखेंगे बेटा ठीक है, यह
इधर इधर से इधर कितनी हो, एक पाली होगा, और इसके इधर भी कितनी पाली हो गई, एक पाली हो गई। कितनी पाली हो गई, दो पाली। और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, एक कोष्ठक ये, एक कोष्ठक ये, एक कोष्ठक ये और एक कोष्ठक ये। तो यह जो भाई पराग कोश है ना, यह द्विपाली तथा चतुष्कोष्ठकीय संरचना है। द्विपाली तथा चतुष्कोष्ठकीय संरचना है। ठीक है। हाँ, तो भाई ठीक है, जो ये जितने इसके चार कोष्ठक हैं ना, चारों कोष्ठकों को का ठीक इसको कहते हैं क्या, लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। ये क्या है इसके, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। जो यह परागकोश है, परागकोश भाई जो है चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्कोष्ठकीय संरचना ना, जो इसके चार कोष्ठक है ना, इन कोष्ठकों में क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी। क्या पाई जाती है बेटा, लघु बीजाणुधानी। ठीक है। हाँ, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। जो भाई लघु बीजाणुधानी होती है ना, इसमें पाए जाते हैं लघु बीजाणु जन ऊतक। क्या पाए जाते हैं इसमें, इसमें पाए जाते हैं लघु बीजाणु जन ऊतक। किसमें, इस लघु बीजाणुधानी में पाए जाते हैं क्या, लघु बीजाणु जन ऊतक। बेटा ये जो लघु बीजाणु जन ऊतक है ना, इन्हीं से परागकण का निर्माण होता है। परागकण जो नर युग्मक है, परागकण का निर्माण किसमें होता है, आपने लिखा ना नर युग्मक परागकण। तो नर युग्मक परागकण का निर्माण इस भाई जो परागकोश है, परागकोश में यह जो लघु बीजाणुधानी है, और लघु बीजाणुधानी में जो लघु बीजाणु जन ऊतक है, इन्हीं ऊतकों के द्वारा परागकण का निर्माण होता है। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम लोग बेटा देखते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, और प्यारी से हेडिंग डालेंगे क्या, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बेटा यह जो लघु बीजाणु जनन होती है ना, जो लघु बीजाणु जनन होता है ना, ठीक है, लिखेंगे पराग कोश के लघु बीजाणुधानी में, परागकोश के लघु बीजाणु, ये बीजाणु है, लघु बीजाणुधानी में नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। यह परागकण लघु बीजाणुजन ऊतक, लघु बीजाणुजन ऊतक से बनते हैं। किससे बनते हैं, लघु बीजाणुजन ऊतक से बनते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बता दूं, यह जो लघु बीजाणुधानी है, यह जो लघु बीजाणुधानी है, और इस लघु बीजाणुधानी में जो लघु बीजाणुजन ऊतक पाए जा रहे हैं ना, इनकी कोशिकाएं, इनकी कोशिकाएं पास की कोशिकाओं से पोषक पदार्थ अवशोषित करके आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं। आकार में कुछ बड़ी हो जाती हैं, जिसे कहते हैं क्या, लघु बीजाणु मातृकोशिका। लघु बीजाणु मातृकोशिका ने क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु मातृकोशिका। यह बेटा जो लघु बीजाणु मातृकोशिका है ना, यह होती है 2n। 2n क्या होती है ये, 2n। बेटा 2n का मतलब होता है क्या, द्विगुणित। क्या होता है, द्विगुणित। बेटा मैं आपको बता दूं n क्या होता है, 2n क्या होता है। किसी बॉडी में, किसी शरीर में जो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब जैसे अगर मानव की बात करें, तो जो मानव होते हैं, जैसे अपन सब की बात करें, तो अपने में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं,
46। कितने पाए जाते हैं? 46। तो अपने में 2n की संख्या कितनी होगी? 46। जैसे मान लेते हैं कोई पादप है जिसमें 400 गुणसूत्र हैं, तो उसमें 2n का मान कितना हो जाएगा? 400। अगर n की बात करेंगे तो n मतलब एक n हो जाएगा, तब उसका आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तो टोटल सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट्स कॉल्ड 2n क्रोमोसोम, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। बेटा इसे कहते हैं डिप्लॉइड। अगर यहाँ पे हम n लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। यहाँ पे आप डिप्लॉइड लिखेंगे इसका, डिप्लॉइड। कैसा होता है? डिप्लॉइड। अब देखेंगे बेटा, इसमें होती है, पहले इसमें समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा तो दो भाई कोशिकाएं बनेंगी, जो क्या होंगी? 2n 2n। इनसे बेटा अब यहाँ पे क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। बेटा जो इसमें अब अर्धसूत्री विभाजन होगा ना, तो यहाँ पे एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। क्या बनते हैं? लघु बीजाणु। ठीक है, और ये जो लघु बीजाणु होते हैं कैसे होते हैं? अगुणित। अगुणित मतलब क्या? हैप्लॉइड। अगुणित मतलब क्या? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब क्या? कि मतलब जो गुणसूत्र था उसका आधा, जो गुणसूत्र था उसका आधा। अगर 100 गुणसूत्र था तो उसका कितना? 50। अगर 500 गुणसूत्र था उसका कितना? 250। भाई जो अगर 500 गुणसूत्र, 500 के गुणसूत्र को क्या कहेंगे? 2n। क्या कहेंगे उसको? 2n। लेकिन अगर इसके आधे को कर देंगे, इसे क्या कहेंगे? n। इसे क्या कहेंगे? n। इसे क्या कहेंगे? n। अब बेटा ठीक है, जो लघु बीजाणु जनन है इसमें हम लोग ये कहते हैं, इसमें परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लघु बीजाणु धानी में कुछ कोशिकाएं पास की कोशिकाओं से पोषक पदार्थ अवशोषित करके अपने आकार को बढ़ा लेती हैं, जिसे कहते हैं क्या? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका 2n होती है, यानी कि द्विगुणित होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, और इन्हीं लघु बीजाणुओं से परागकण, इन्हीं लघु बीजाणुओं से परागकण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकण का। और यह परागकण क्या है? नर युग्मक। परागकण क्या है? नर युग्मक। ठीक है, यह परागकण क्या होता है? नर युग्मक। ठीक है बेटा। हाँ। तो भाई इस प्रकार भाई, ठीक है, नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। अब इसका स्क्रीन लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक, अभी हम और जान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं परागकण बन गया। बेटा हम लोग थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर किसका? परागकण का, पोलन ग्रेन का। यहाँ पे ठीक है, तो बेटा यहाँ पे एक होती है कायिक कोशिका, और यहाँ पे होता है क्या? नर युग्मक। इसमें एक सतत परत होती है, एक सतत परत होती है, और जो परागकण का बाहरी परत है ना, वह असतत होता है। परागकण का बाहरी परत क्या होता है? असतत। और इसे क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोपोलेनिन।
क्या कहते हैं इसे? स्पोरोपोलेनिन। बेटा यह जो स्पोरोपोलेनिन होता है ना, यह अत्यधिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है। मतलब यह इस परागकण की क्या करता है? सुरक्षा करता है। और कब तक करता है? सालों साल करता है, सालों साल इसको खराब नहीं होने देता। अच्छा सर, ये स्पोरोपोलेनिन ये ऐसे कैसे पाया जा रहा है सर? बेटा पता है, यह असतत परत होती है। कैसी होती है? असतत परत। कैसी परत होती है? असतत। ऐसा क्यों? ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, अभी बाद में बताते हैं असतत क्यों होता है, अभी बाद में बताते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें भी देख लेते हैं। यह क्या है इसका? इसकी है ये कायिक कोशिका। ये क्या है? नर युग्मक। ये क्या है इसका? नर युग्मक। परागकण के अंदर भी क्या है? एक कायिक कोशिका है और एक क्या है? नर युग्मक। ठीक है। हाँ। स्क्रीन लेना चाहता आप ले सकते हैं। इसके बाद बेटा देखते हैं हम लोग क्या, गुरु बीजाणु जनन। ठीक, क्या? गुरु बीजाणु जनन लिखेंगे। यह प्रक्रिया मादा भाग के अंडाशय में होती है। कहाँ होती है? इसके अंडाशय में होती है। कहाँ होती है? अंडाशय में होती है। बेटा आपको बता दें, जो अंडाशय की कोशिकाएं होती हैं ना, अंडाशय कोशिकाएं होती हैं ना, पास की कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करके अंडाशय कोशिकाएं, अंडाशय की कोशिकाएं पोषण पोषण प्राप्त करके पोषण प्राप्त करके आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में बड़ी हो जाती है, जिन्हें गुरु बीजाणु जिन्हें गुरु बीजाणु मातृकोशिका गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृकोशिका कहते हैं। यह 2n कोशिका होती है। 2n कोशिका होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 गुरु बीजाणु 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। बेटा पता है, जो ये गुरु बीजाणु बनते हैं कैसे होते हैं? अगुणित। कैसे होते हैं? अगुणित। हाँ, ध्यान दीजिए भाई। ठीक है। जो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका पास कोशिकाओं से पोषक पदार्थ ग्रहण करके कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ठीक है। इसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो भाई ये 2n कोशिका होती है। कौन सी कोशिका है ये? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है भाई, ये 2n है। ये भी कोशिकाएं कैसी होंगी? 2n। कैसा होगा? 2n। इसमें भाई असूत्री विभाजन होगा ना,
इसमें असूत्री विभाजन होगा ना बेटा, यहाँ पे n कोशिका आ जाएगी, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी, ठीक है। समय क्या आ जाएगा, और इसे क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु। क्या है ये, गुरु बीजाणु है। क्या है ये, गुरु बीजाणु। अब आपको पता है इसमें से एक कोशिका एक्टिव होकर लगातार विभाजन करती है और बीजांड का निर्माण करती है, समथिंग इस प्रकार, ठीक है। यह कोशिका विभाजित हुई यहां से, एक से कितना हो गया, 4, 4 से कितना हो जाएगा, 8। ऐसे सब देखिए, देखिए यह जो गुरु बीजाणु है, यह एक विभाजन के पश्चात 2 कोशिका बनाएगा, 2 से कितना बनाएगा, 4 बनाएगा, और 4 से कितना बनाएगा, 8। जब ये 8 कोशिकाएं हो जाती हैं तो 3 कोशिकाएं ऊपर व्यवस्थित हो जाती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे व्यवस्थित हो जाती हैं, और 2 कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं। इनकी जो ठीक कोशिका द्रव होते हैं, इनकी जो है भित्ति डिजॉल्व होकर ये आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण 2 केंद्र के एक साथ हो जाते हैं और यह एक बड़ी कोशिका बन जाती है, ठीक है। इस प्रकार यह क्या है, बीजांड। बीजांड का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गुरु बीजाणुजनन। क्या कहलाती है बेटा, गुरु बीजाणुजनन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। अब आएगा क्या, बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना, ध्यान देंगे बीजांड की संरचना कैसे बनती है। क्या बेटा, बीजांड की संरचना, ठीक है। 3 कोशिकाएं इधर होती हैं, 3 कोशिकाएं इधर होती हैं, बीच में क्या होते हैं, ये 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं बाह्य अध्यावरण। बेटा इसे कहते हैं बीजांड द्वार। इसे कहते हैं अंतः अध्यावरण। ये वाला भाग कहलाता है बेटा निभाग। अच्छा, ये वाला भाग क्या है, बीजांड। क्या है बेटा, ये बीजांड। इसमें देखेंगे यह जो कोशिका है ना, एक एक ये वाली कोशिका और एक ये वाली कोशिका, इन्हें कहते हैं बेटा सहायक कोशिका। इन्हें क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। और ये बीच वाली कोशिका क्या है बेटा, ये है अंड कोशिका। क्या है ये, अंड कोशिका, ठीक है। और ये जो तीनों ऊपर कोशिकाएं इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत। प्रतिव्यासांत कोशिका। क्या कहते हैं इन्हें, प्रतिव्यासांत। प्रतिव्यासांत क्या कहते हैं इन्हें, प्रतिव्यासांत कोशिका, ठीक है। ठीक है बेटा, देखते हैं यह जो स्ट्रक्चर है किसका है, बीजांड की संरचना का, ठीक है।
यह जो भाग है, ये वाला पार्ट है, इसे क्या क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। ठीक है। ये क्या है? बीजांड। बीजांड द्वार के जस्ट सामने वाला, ठीक इसके जस्ट विपरीत वाला पार्ट क्या होता है? निभाग। यह है क्या? अंतः अध्यावरण। इसके बाहर वाला क्या है? बाह्य अध्यावरण। ठीक है। यह जो तीन कोशिकाएं, इनमें से किनारे वाली कोशिकाएं क्या हैं? सहायक कोशिका। जो बीच वाली कोशिका, इसे क्या कहते हैं? अंड कोशिका। जो तीनों कोशिकाएं क्या कह जाते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? प्रतिव्यासांत कोशिका। और यह जो है ना, इसे कहते हैं द्वितीयक केंद्रक। क्या कहा जाता है इसे? द्वितीयक केंद्रक। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। बेटा यह जो बीजांड है ना, बेटा यह जो बीजांड है ना, इसमें कितने केंद्रक होते हैं और कितनी कोशिकाएं होती हैं? आइए काउंट करते हैं। बेटा देखिए, एक कोशिका, एक दो तीन, तीन कोशिकाएं इधर हैं, फिर एक दो तीन, तीन कोशिकाएं इधर हैं, तीन इधर तीन उधर, तीन तीन छह। और बेटा हमने पढ़ा था ना कि दो कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, इनके केंद्रक एक साथ हो जाते हैं, तो बेटा वो बड़ी कोशिका हो जाती है। ये बड़ी वाली जो इसी खाली स्थान दिख रहा है ना, जो बड़ी, ये एक कोशिका है। यह एक कोशिका है। ठीक है। तो तीन ऊपर तीन नीचे और एक बीच वाली कोशिका, तो तीन ऊपर तीन नीचे, तीन तीन छह, और एक बीच वाली कोशिका, कितनी कोशिकाएं हो जाएंगी? सात। लेकिन अगर केंद्रक देखें तो इनके, ठीक है, ये एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक ये है, एक केंद्रक ये है, तीन केंद्रक इधर है और तीन ही केंद्रक इधर है, एक दो तीन। लेकिन जो बीच वाली कोशिका है ना, इसमें दो केंद्रक है। तीन केंद्रक नीचे हैं, तीन केंद्रक ऊपर हैं, दो केंद्रक बीच में हैं, तो तीन तीन छह दो आठ। कितने केंद्रक हैं सब? पूरे आठ। और कितनी कोशिकाएं हैं? सात। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक परिपक्व बीजांड में, परिपक्व बीजांड में, परिपक्व बीजांड में सात कोशिका और आठ केंद्रक होते हैं। सात कोशिका तथा आठ केंद्रक होते हैं। ठीक है। सात कोशिका तथा आठ केंद्रक होते हैं। किसमें? एक बीजांड में। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू यार, बहुत